हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं आशीष अग्रणी स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। परसेंटेज के चैप्टर में हम लोग थे जिसमें अधिकतर 90% आपकी सारी टाइप कंप्लीट हो गए थे। एक आखिरी टाइप आपका बच रहा है जो वेन आरेख आधारित प्रश्न होते हैं। उसके लिए आज की ये वीडियो होगी स्पेशल। ये वेन आरेख को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो परसेंटेज के सवाल वेन आरेख से बनते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो बच्चों, ये इन सवालों को वेन आरेख वाला सवाल या समुच्चय वाला सवाल या बोध वाला सवाल भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में बोध वाला भी सवाल कहते हैं। वेन आरेख का ये सवाल हो सकता है आपके लिए नया हो, पर ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। इतने आसान तरीके से आपको सॉल्व करना बताऊंगा ना, तो ये बोध वाले और यानी ये वेन आरेख वाले ये सवाल आपके टॉपिक बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि वेन आरेख वाले सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। तो बच्चों, जब बात करते हैं कि टॉपिक क्या है, टॉपिक आपका, इस टॉपिक का आप नाम देना वेन आरेख वाले प्रश्न। वेन आरेख वाले प्रश्न। अब बच्चों, ये प्रश्न वास्तविक रूप से वेन आरेख के रूप में सॉल्व होता है, पर होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट अभी कंपटीशन में ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसे वेन आरेख के बारे में नहीं मालूम और वेन आरेख में टाइम जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीकों से मैं इसे समझाऊंगा कि कैसे ये वेन आरेख वाले प्रश्न आप आसान तरीकों से सॉल्व करेंगे। इसमें केवल आपके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई फार्मूला है। सिर्फ ऐसे सवालों को हल कैसे किया जाता है ये ढंग आपको सीखना होगा कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहला एक प्रश्न मैं लेकर आता हूं, तब ये बात आप समझ में आएगी कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। तो वेन आरेख अगर आप सोच रहे हो कि वेन आरेख होता कैसे है, तो बच्चों एक चीज आपने देखी होगी, एक आकृति ऐसे करके ये आकृतियां होती हैं। उसमें हो सकता है कि कह दे कि हिंदी सब्जेक्ट में, ये हिंदी में 40% लोग उत्तीर्ण हैं, अंग्रेजी में कह देगा कि 50% लोग उत्तीर्ण हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों में यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में उत्तीर्ण है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं इन्हें वेन आरेख वाले प्रश्न कहा जाता है। इनको सॉल्विंग मैं वेन आरेख से नहीं कराऊंगा, मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक से मैं कराऊंगा, जिसमें सिर्फ आपको कैसे है सवाल को सॉल्व कैसे करना है, बस वैसे ही आपको ढंग सीखना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। और बच्चों प्लीज अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कर दिया करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़ें और उन तक हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो आते हैं पहले सवाल की ओर कि पहला सवाल क्या है। तो पहला प्रश्न बहुत अच्छा होने वाला है, एक ऐसा प्रश्न होने वाला है जिससे पूरा वेन आरेख के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये सब कुछ आप जान जाएंगे। कैसे कहा कि एक कक्षा में 40% छात्र चाय पीते हैं, 30% छात्र कॉफी पीते हैं, 10% छात्र चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताइए जो ना तो चाय ना तो कॉफी पीते हैं। ये देखिए बच्चों, एक बेहतरीन सवाल था। आज हो सकती है मेरी आवाज उतनी सही ना आए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम वायरल फीवर चल रहा है, उसी में से मैं ग्रस्त चल रहा हूँ, सर्दी भी है, वायरल फीवर भी है। आज दवा लेकर आया हूँ, दिन भर सोया हूँ, आराम मिला है, फिर भी मेरी जिम्मेदारी थी कि क्लास ली जाए, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक, अगर थोड़ा सा कभी शब्दों में या कुछ भी हो जाए तो ये समझिएगा कि सर आज बीमार चल रहे हैं। तो ये एक सवाल था, कह रहा कि एक कक्षा में 40% छात्र चाय पीते हैं
30% छात्र कॉफी पीते हैं, 10% छात्र चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताइए जो ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। ये सारे प्रश्न आप अपने नोट्स में जरूर नोट करिएगा बच्चों। ऐसी क्लासेस आपको बहुत कम ही मिलती हैं जहां पर कोई टीचर इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाएगा कोई चीजें। जैसे एक क्लास की मैं बात करूं, एक क्लास में कई बच्चे थे, लड़के लड़कियां थी। जब बात की गई कि कितने लोग चाय पीते हैं तो उसमें से कितने लोगों ने हाथ उठाया? जो कक्षा के छात्र थे उसमें से 40% छात्रों ने हाथ उठाया। जब कॉफी की बात हुई तो कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उसमें से 30% लोगों ने कॉफी के लिए हाथ उठाया। पर उसमें से कुछ ऐसे भी छात्र थे जो चाय और कॉफी दोनों पीते थे। जब ये बात हुई कि ऐसे कितने छात्र हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं तो उनका प्रतिशत कितना था? 10% था। तो फिर बात ये आ रही है, प्रश्न ये पूछ रहा है था कि उस कक्षा में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो चाय ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को वेन आरेख वाले प्रश्न या समुच्चय वाले प्रश्न या बोध वाले प्रश्न कहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है बच्चों, केवल आपको सवाल सॉल्व करने का ढंग सीखना है। तो पहले आपको ये करना है कि चाय का परसेंट कितना है? 40%, कॉफी का 30%। अब यहां पे बच्चों दोनों वाले कितने हैं? 10% हैं। अब बच्चों यहां पे एक चीज, यहां पे एक एक पॉइंट सुनिएगा। ये दोनों वाले क्या है? ये चाय और कॉफी पीने वालों की का परसेंट है। इस पे हमें फोकस करना है। पहला काम सवाल पर ये दोनों वालों में ही फोकस करना है, यानी दोनों वालों का जो पोजीशन है वो कैसा है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, यानी ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा है कि निगेटिविटी की बात कर रहा है। यानी दोनों की जो यहाँ परसेंटेज है ये चाय पीने वालों की है या और कॉफी पीने वालों का ये प्रतिशत है। तो इनका भी जो परसेंटेज होना चाहिए ये पीने वालों का होना चाहिए। अर्थात ये जो 10% है ये चाय और कॉफी पीने वालों का है और चाय पीने वालों का 40%, कॉफी पीने वालों का 30%। यानी हमारे सवाल का फॉर्मेट कैसा है? जो कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं या तो दोनों पीते हैं। तो यहाँ पे इसके आधार पर सवाल का फॉर्मेट हमें देखना है। अगर ऐसा नहीं है तो सवाल का फॉर्मेट हम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे ये आगे एक सवाल है, एक दो सवाल है, उससे मैं इस चीज को क्लियर करूं। अभी ये दोनों जो है ये परसेंटेज पीने वालों का है, ये चाय पीने वालों का परसेंटेज है, ये चाय पीने वालों का परसेंट है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर ये आ जाता कि चाय और कॉफी नहीं पीने वाले 10% है और ये दोनों पीने वालों का परसेंटेज होता तो ये सवाल पहले एक रूप में लाते। पर अभी क्या है, ये सवाल एक रूप में है क्योंकि ये पीने वालों का परसेंट है, ये भी पीने वालों का परसेंट है और ये भी पीने वालों का परसेंट है। ये चाय पीने वालों का परसेंट है, ये कॉफी पीने वालों का परसेंट है। यानी पहला आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगा कि दोनों का रूप क्या है। दोनों यानी बोथ वाले वो कौन है? तो बोथ वाले क्या है? चाय और कॉफी पीने वालों का परसेंट है। तो इनको भी फॉर्मेट कैसा इनका होना चाहिए? पीने वालों का होना चाहिए। और ये वाकई में पीने वालों का ही परसेंटेज है, वो चाय पिए या कॉफी पिए। ऐसे सवालों के लिए पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं? रियल वैल्यू ज्ञात करते हैं। रियल वैल्यू ज्ञात करते हैं बच्चों। जब रियल वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पहला काम क्या है कि अब आप खुद देखिए, जब चाय पीने वाले कॉफी पीने वाले दोनों की बात करते हो तो एक सवाल तो बहुत आराम से आप समझिए। टाइम जा रहा है तो जाने दीजिए, एक बात सीखिए, पूरे लाइफ टाइम के लिए इसको सीख जाएंगे। जब क्लास में बात हुई तो या एक मान लीजिए कि ये परसेंटेज में मानिए कि कक्षा में 100 लोग थे, चाय वाले कितने हुए? चाय वालों में 40 बच्चों ने हाथ उठाया कि हम सर चाय पीते हैं। जब कॉफी की बात आई तो 30 लोगों ने हाथ उठाया कि हम कॉफी पीते हैं। जब दोनों की बात आई तो 10 बच्चे ऐसे थे जो चाय और कॉफी दोनों पीते। तो यहाँ पर जो हाथ उठा है, जब चाय वालों की बात हुई थी तो उसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो कॉफी पीते थे। जैसे मैं ही, अगर मान लिया मैं चाय और कॉफी दोनों पीता हूँ, जब सर ने पूछा चाय वालों की बात तो तब भी मैंने हाथ उठाया, जब सर ने कॉफी वाले की बात की तब भी मैंने हाथ उठाया। अर्थात कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने हाथ दो स्थान पर उठाया पर वो छात्र एक ही था। तो पहले हमें क्या ज्ञात करनी है? पहले हमें रियल वैल्यू ज्ञात करनी है। जब रियल वैल्यू ज्ञात करेंगे तो चाय वालों में क्या हो जाएगा पहले बच्चों कि जो ये पीने वालों का परसेंट है, दोनों पीने वाले परसेंटेज से पहले घटा देते हैं। तो 40 से
40 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 30। 30% का अर्थ है कि यानी 30 ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। ये रियल वैल्यू है। चाय पीने वाले बच्चे कितने हैं? वो आपके 30% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफी को छूते भी नहीं है। ऐसे ही कॉफी का हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉफी की रियल वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो 30 से ये 10, ये बोथ वाले दोनों हटा देने, दोनों वाले हटाने हैं, तो 30 से 10 जाएगा तो कितना? 20। यानी 20% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं और चाय को हाथ भी नहीं लगाते हैं। यानी ये इसकी रियल वैल्यू आ गई। अगर यहीं पर सवाल पूछता कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफी को छूते भी नहीं है, तो उनका परसेंटेज कितना है? 30%। अगर यहाँ पे प्रश्न पूछता कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं, सिर्फ और सिर्फ का अर्थ आप समझ रहे हैं, यानी वो चाय को छूते भी नहीं है, तो उनका परसेंटेज कितना है? 20% है। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे दोनों वालों को ले आते हैं कि दोनों जो पीने वालों का परसेंटेज कितना है। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो 30, 20, 50 और 10, 60, यानी 60% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय या तो कॉफी, या तो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अर्थात ये जो है पीने वालों का प्रतिशत है, पीने वालों का प्रतिशत है। ये दारू पीने वाले नहीं बच्चों, ये चाय और कॉफी की बात हो रही है। पीने वालों का परसेंट कितना है? 60% ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे छात्र हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय या तो कॉफी या तो दोनों। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि चाय ना पीने वाले, चाय या कॉफी ना पीने वाले, आप बताइए 100 में से 60% लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय या तो कॉफी या तो दोनों। तो ना पीने वाले कितने हो जाएंगे? तो 100% से 60% घट जाएगा, तो 40% ऐसे हमारे छात्र हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। और यही सवाल पूछ रहा था कि तो बताइए जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40% है जो ना तो कॉफी पीते हैं ना तो चाय पीते हैं। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम सवाल को एक रूप में लाते हैं। वो रूप किस पर आधारित होगा? दोनों वाले से, बोथ वाले, दोनों वाले भी हो सकते हैं, तीनों वाले हो सकते हैं, यानी जहां पे कंबाइन की बात करेगा। दोनों वाले कितने? 10%। इसके रूप में सवाल का रूप होगा, जैसे ये दोनों पीने वालों का रूप था, तो इनको भी पीने वालों के रूप में हमें होना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो उसे चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करेंगे आगे सवाल आएंगे, तब मैं आपको उस बातों को समझाऊंगा। फिर यहाँ पे बात आएगी, फिर आपको रियल वैल्यू ज्ञात करनी है। रियल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं कि जो ये चाय पीने वाले हैं उनमें से दोनों को क्या करेंगे? दोनों पीने वालों को घटा देंगे, तो 40 से 10 जाएगा तो कितना बचा? 30। कॉफी वाले में 30 से 10 जाएगा तो 20, और दोनों वाले सबको जोड़ेंगे तो कितना है? 60%। यानी 60% उस कक्षा में ऐसे छात्र हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, या तो चाय या तो कॉफी या तो दोनों पीते हैं। तो आप खुद बताइए 100% में से 60% लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं? तो 60 में जब होगा तो 100 के आधार पर कितना हो जाएगा? 40% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, ना तो चाय ना तो कॉफी ना तो दोनों। अब यहाँ पे हो सकता है इनकी वैल्यू भी दे दे अपने सवालों में, तो इनकी वैल्यू भी सॉल्व करेंगे। तो ये एक वेन आरेख वाला सवाल था कि जिनको आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो वेन आरेख बनाएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, समुच्चय के आधार पर सॉल्व करेंगे तब भी आपको कंफ्यूजन होगा। ये मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है, तो इस पर से आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपके आंसर सही होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या बन सकता है इसी पर। एक सवाल और कह दिया कि एक शहर में 50% लोग दैनिक जागरण अखबार पढ़ते हैं। दैनिक जागरण समाचार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं।
एक शहर में 50% लोग दैनिक जागरण समाचार पढ़ते हैं और 40% लोग अमर उजाला पढ़ते हैं। अमर उजाला अखबार पढ़ते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं। 5% लोग दैनिक और दैनिक जागरण और अमर उजाला दोनों अखबार पढ़ते हैं। दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो कोई भी अखबार ना पढ़ने वालों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। ये सवाल बच्चों मेरी नोट्स का था और अब की बार जो पिट का एग्जाम हुआ था ना उसमें ये हूबहू सवाल आया था। मेरी नोट्स में, मेरी क्लास की जो नोट्स होती हैं उसका ये सवाल है और हूबहू यही आया था। सिर्फ अंकों का हेर फेर था, नहीं तो ये सवाल पूरा हूबहू ये आपके पिट के एग्जाम में आया था। तो जो पीछे वाला पिट का एग्जाम हुआ था उसमें बच्चे आप देखिएगा ये सवाल आया था। तो पहला काम क्या करना है, पहले माना एक शहर है, वहां पे 2 ही अखबार चलते हैं। कौन कौन सा? दैनिक जागरण और अमर उजाला। कुछ ऐसे लोग हैं 50% लोग जिनके यहाँ दैनिक जागरण समाचार आता है। 40% लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ अमर उजाला अखबार आता है। 5% ऐसे हैं जो अखबार के बहुत दीवाने लोग हैं जिनके यहाँ दैनिक जागरण और अमर उजाला दोनों अखबार आता है। यानी वो घर ऐसे हैं उनके यहाँ दैनिक जागरण भी आता है और अमर उजाला भी आता है। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके यहाँ ना तो अमर उजाला आता है ना तो दैनिक जागरण आता है, यानी कोई भी अखबार नहीं आता है। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है आपको एक फॉर्मेट के रूप में चेंज करना है। क्या सवाल एक फॉर्मेट के रूप में है? तो दैनिक जागरण कितने लोग हैं? 50% लोगों के यहाँ दैनिक जागरण आता है। अमर उजाला की बात करूं तो 40% लोगों के यहाँ अमर उजाला आता है। डीजे से आप समझ गए होंगे दैनिक जागरण, ए से अमर उजाला। अब देखिए दोनों वाले कितने हैं? दोनों वालों का प्रतिशत 5% है बच्चों। तो पहला फोकस कहां करेंगे? दोनों वाले में। अब देखिए दोनों वाले में क्या है? अखबार आते हैं, सकारात्मक की बात कर रहा है। और ये भी जो दोनों बात है ये सकारात्मक का है। दैनिक जागरण आता है और दैनिक अमर उजाला आता है। ऐसा नहीं ये कहा 50% लोगों के यहाँ दैनिक जागरण नहीं आता है और इसमें भी कहे कि अमर उजाला नहीं आता है, पर 5% लोगों के यहाँ दैनिक जागरण अमर उजाला आता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों निगेटिव की बात करें और ये पॉजिटिव की बात करें। सवाल का एक रूप एक फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज आने वाला यानी अखबार जिनके यहाँ आता है उनका परसेंटेज ये है और ये भी आने वालों का परसेंटेज है, अर्थात दोनों के हिसाब से सवाल को देखेंगे। यहाँ पे सकारात्मक की बात कर रहा है तो ये भी दोनों सकारात्मक की बात कर रहे हैं। ये दोनों प्रतिशत अखबार आने वालों का है तो ये भी प्रतिशत दैनिक जागरण आने वालों का है और ये भी प्रतिशत अमर उजाला आने वालों का है। ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पर ये होता कि दैनिक जागरण ना आने वालों का प्रतिशत 50% है, अमर उजाला ना आने वालों का परसेंट कहेगा, हो सकता है ये इस तरह सवाल आ जाए कि एक शहर में 50% लोगों के यहाँ दैनिक जागरण अखबार नहीं आता, फिर कह दिया 40% लोगों के यहाँ अमर उजाला नहीं आता, लेकिन 5% लोगों के यहाँ दैनिक जागरण और अमर उजाला अखबार दोनों आता है। तो ये पॉजिटिव की बात करेगा और ये निगेटिव की बात करेगा। तो ऐसे सवालों को एक रूप में चेंज करते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इन सवालों को क्या होगा अभी मैं सॉल्व कराऊंगा कि उन सवालों को भी कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये सेम वाले जो पॉजिटिव वाले हैं इनको सॉल्व करने का ढंग सीखते हैं। ये देखिए ये क्या है? दोनों अखबार आते हैं, ये परसेंटेज दैनिक जागरण आता है और ये अमर उजाला आता है। तो पहला काम क्या करेंगे बच्चों?
पहला काम हम लोग ज्ञात करेंगे, इसकी रियल वैल्यू सॉल्व करेंगे। क्या रियल वैल्यू सॉल्व करेंगे? रियल वैल्यू को ये देखिए आरवी मैं कह दे रहा हूं, ये आप समझिएगा, REALVALUE। रियल वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि रियल वैल्यू क्या होती है। यानी सिर्फ ऐसे लोगों को ढूंढना है या ऐसे लोगों का प्रतिशत ढूंढना है जिनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ दैनिक जागरण आता है, अमर उजाला नहीं आता। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को, ये बोथ वाले दोनों में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो दैनिक जागरण कितने लोगों के यहाँ सिर्फ आता है, 45%। 50% से ये बोथ वाला इससे भी घटाया जाएगा और बोथ वाला इससे भी घटाया जाएगा। तो जब इससे घटाया तो 45 आया, यानी दैनिक जागरण 45 और अमर उजाला कितना आ जाएगा बच्चों, 35 आ जाएगा। यानी 45% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ केवल दैनिक जागरण पढ़ते हैं। 35% ऐसे लोग हैं जो केवल अमर उजाला पढ़ते हैं, दूसरे अखबार को छूते भी नहीं है। अब यहाँ पे दोनों वाले को भी हम लेते आएंगे तो 5% सबको जोड़ते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो ये मालूम चल जाता है कितने लोग क्या कोई ना कोई अखबार आता है। तो 35 और ये 45 और 35, 40 और 30 70, 75 ये 80, 85 85% लोगों के यहाँ कोई ना कोई अखबार आता है। अखबार आता है 85% के लोगों के यहाँ, यानी उस शहर में 85% लोगों के यहाँ अखबार कोई ना कोई आता है। फिर से एक बार ऐड कर लीजिए, 5 5 10 5 15 4 3 7 1, बिल्कुल सही है। तो आप खुद बताइए कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ कोई भी अखबार नहीं आता है। तो 100% से 85% घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 15% लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई भी अखबार नहीं आता है। और यही पूछ रहा था, तो कोई भी अखबार ना पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी जिनके यहाँ कोई भी अखबार नहीं आता है। तो ये जो बोथ वाला था ये कैसा था, सकारात्मक रूप से था, एक रूप में था, इसलिए इनके 2 सवाल मैंने आपको करवाए। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आएगी। यहाँ से और प्रश्न कैसे बन सकते हैं, आ सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके यहाँ सिर्फ दैनिक जागरण आता है। सिर्फ की बात करेगा, सिर्फ दैनिक जागरण आता है तो वो क्या है, 45। ये 50 में वो 5 छुपे हैं जिनके यहाँ दैनिक भी आता है और अमर भी आता है। तो इसलिए पहले हमें रियल वैल्यू फाइंड करनी है। जब रियल वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि उस शहर में 45% ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ सिर्फ दैनिक जागरण आता है, अमर उजाला नहीं आता है। ये भी कह सकते हैं अमर उजाला के लिए कि उस शहर में 35% ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ सिर्फ अमर उजाला आता है और इसके अलावा कोई अखबार नहीं आता है। क्योंकि ये जो 40% अमर उजाला का है इसमें दोनों वाले छुपे हैं। क्योंकि जब हाथ उठाया गया या सर्वे हुआ तो अमर उजाला में भी इन्होंने अपना सर्वे में नाम दिया और दैनिक जागरण में भी सर्वे में अपना नाम दिया। तो यहाँ पर एक इंसान 2 अखबारों में सर्वे में अपना नाम दे दिया था। तो पहले हमें रियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं अगले सवाल पर कि इनके और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल, क्योंकि अगला सवाल बेहतरीन सवाल क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है इनकी वैल्यू भी बच्चों आपको दे दे और पूछ ले कि उस कक्षा में पूरे छात्र कितने थे या उस शहर में लोग कितने थे या जो सर्वे हुआ उस सर्वे में कितने लोग शामिल थे। तो ऐसे सवालों को भी हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं। एक सवाल, बेहतरीन सवाल लेकर आ रहा हूं। कहा कि एक कक्षा में 45% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण है, हिंदी में उत्तीर्ण है। 20% लोग अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं। 15% लोग 15% छात्र कर दीजिए, छात्र लोग अच्छा नहीं लग रहा, छात्र की बात करते हैं। 15% छात्र, 15% छात्र 15% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों
में उत्तीर्ण। अब देखिए यहां तक सवाल, अब यहां से थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया है। यदि 500 छात्र ऐसे हैं जो किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं है, इसका अर्थ समझ रहे बच्चों, ना तो वो हिंदी में उत्तीर्ण है ना तो वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। तो किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं है तो कक्षा की संख्या बताइए, कक्षा की संख्या बताइए। अब देखिए बच्चों ये प्रश्न है, तो पहला काम क्या करेंगे, पहला ये देखने कि उस क्लास में कितने बच्चे लोग किसी ना किसी परीक्षा में उत्तीर्ण है। कहा ना कि तो किसी भी विषय में, ना तो हिंदी में ना तो इंग्लिश में उत्तीर्ण नहीं है ये 500 छात्र। तो पहला काम क्या करें कि कोई ना कोई एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज पहले ज्ञात कर लें, फिर जो शेष बचते हैं वो क्या होंगे, वो किसी भी विषय में ना पास होने वाले ना उत्तीर्ण होने वाले छात्र होंगे। तब ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मेट क्या होगा, पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ये देखेंगे कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले बच्चे कितने हैं। तो आते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। हिंदी की बात करूंगा तो हिंदी में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 45%। अंग्रेजी की बात करूंगा तो अंग्रेजी में 20%, और दोनों विषयों में क्या है उत्तीर्ण वाले छात्र कितने हैं, 15%। तो पहला काम क्या करते हैं बच्चों, पहला काम देखते हैं, सवाल एक फॉर्मेट में है क्या, हाँ ये दोनों उत्तीर्ण वालों का परसेंट है और ये भी उत्तीर्ण वालों का प्रतिशत है और ये भी उत्तीर्ण वालों का प्रतिशत है, अर्थात ये दोनों वाले पास का परसेंटेज है और ये भी पास का परसेंटेज है और ये भी पास होने का परसेंटेज है। फिर भी आप समझिए सवाल को, एक क्लास थी उसमें टेस्ट हुआ हिंदी का और अंग्रेजी का, तो 45% ऐसे छात्र थे जो हिंदी में उत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में 20% लोग थे, पर कुछ ऐसे छात्र थे जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। उनकी संख्या कितनी है, 15% है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी यहाँ पर जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में जब हिंदी वालों की बात हुई तो वो भी छात्र इसमें शामिल हैं जो अंग्रेजी में भी पास थे, और इस अंग्रेजी वालों का भी जब सर्वे हुआ तो इस अंग्रेजी वाले के सर्वे में भी वो भी छात्र शामिल हैं जो अंग्रेजी में भी तो पास है साथ में साथ हिंदी में भी पास हैं। तो उनमें क्या करते हैं, पहला काम सॉल्व करते हैं रियल वैल्यू की, और जब रियल वैल्यू सॉल्व करते हैं तो रियल वैल्यू के लिए क्या करते हैं बच्चों, बोथ वाले दोनों से घटा देते हैं। ठीक, जब बोथ वाले दोनों घटाएंगे तो हिंदी में रियल जो होंगे वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 30%। यानी 45 से 15 घटेगा तो कितना आएगा, 30। यानी कह सकता हूं कि उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास वाले प्रतिशत कितने हैं, 30%। यानी ये 30% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हैं, सिर्फ हिंदी में, यानी अंग्रेजी में नहीं पास है। हिंदी और अंग्रेजी वाले कितने हैं, ये 15%। फिर अंग्रेजी की बात करूंगा तो अंग्रेजी की बात करूंगा तो 20 से 15 जाए कितना बचेगा, 5%। यानी 5% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास हैं, हिंदी में नहीं पास हैं। अब यहाँ पे दोनों वालों को नोट कर लेंगे, ये दोनों वाले हैं, यानी ये दोगुने लोग हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। ये 15% लोग ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हैं, अंग्रेजी में पास। यहाँ भी यानी यहाँ पर शुद्ध वैल्यू ज्ञात कर दिया मैंने, शुद्ध हिंदी में पास, शुद्ध अंग्रेजी में पास, ये दोनों वाली जो दोनों विषयों में पास हैं वो 15% है। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 30 5 35, 35 और 5 40 और 50। 50% छात्र क्या है, उत्तीर्ण है, या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में या तो दोनों विषयों में 50% उत्तीर्ण है। तो आप बताइए अनुत्तीर्ण कितने हैं, यानी फेल कितने हैं। अनुत्तीर्ण की बात कर रहा हूं, यानी फेल कितने होंगे, 100 में से 50 चले जाएंगे, 50%। अब देखिए 50% अनुत्तीर्ण हैं और यहां पे दिया यदि 500 छात्र ऐसे हैं जो किसी भी विषय में, आप तो नहीं, यहाँ पे जो किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं है, तो यानी अनुत्तीर्ण किसी भी विषय में नहीं, वो 50%
का मान दे दिया है 500, और ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया कि 50 इकाई का मान 500 है, तो 1 इकाई का मान कितना होगा बच्चों 10 होगा, तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा 1000, और 100 इकाई का मतलब पूरी कक्षा। तो पूछ रहा था कक्षा की संख्या बताइए, तो कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 1000 हो जाएगी कक्षा की संख्या। अभी यहाँ पर अब हो सकता है बच्चों कई प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ हो सकता है सवाल आ जाता सिर्फ हिंदी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए या संख्या बताइए। तो हिंदी में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना, जो सिर्फ हिंदी में पास है वो 30%, तो 1000 का 30% कितना हो जाएगा 300 ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ हिंदी में पास है, अंग्रेजी में नहीं उनका नाम है। अंग्रेजी की जब बात करेगा तो 5%, किसका पूरी कक्षा की संख्या का ना, तो पूरी कक्षा की संख्या कितनी है 1000, तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा 1000 का 5% 50 हो जाएंगे। 50 ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में पास है, और दोनों विषयों में पास की संख्या कितनी है 15% है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है सॉल्विंग का ढंग सीखना है, और जैसा प्रश्न पूछेगा वैसे ही हम इसमें आंसर देंगे। चलते हैं एक सवाल की ओर, और कि एक सवाल कैसा और इस पर कैसे एक सवाल बन सकता है। आशा करता हूं जो मैं समझा रहा हूं ये वेन आरेख का मैं प्रॉपर तौर पे जैसे मेरी क्लासेस चलती हैं वही मैं लेकर आया हूं आपके यूट्यूब के लिए, तो बहुत मैं भाग नहीं रहा हूं, जो एक प्रॉपर टीचिंग का मेथड होता है उस आधार पर मैं चल रहा हूं। पर बच्चों बुरा लगता है जब आप लोग वीडियो देखते भी हैं और लाइक नहीं करते। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमें हौसला मिलता है कि हम और बेहतर करें। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल इस पर क्या बन सकता है। अगला सवाल आएगा कि एक स्कूल में स्कूल में 20% लोग 20% छात्र, कर लीजिए स्कूल की बात है, तो छात्र फुटबॉल खेलते हैं। फिर कह दिया 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, ठीक बच्चों। फिर कहा 30% लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। दस प्रतिशत लोग तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल खेलते हैं। तीनों खेल खेलते हैं। अब देखिए अब बच्चों क्या कह रहा है, एक स्कूल में 20% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 40% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 30% लोग वॉलीबॉल यानी छात्र की बात कर रहा हूं, छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 10% लोग तीनों खेल खेलते हैं। यदि 600 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, यदि 600 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो अब देखिए बच्चों यहां पे 3-4 मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे क्या होगा एक सवाल से सारी चीज आपको समझ में आएगी कैसे। पहला प्रश्न अगर मैं उठा लूं तो पहले बात कर लेगा कि कुल छात्रों की संख्या। पहला प्रश्न कुल छात्रों की संख्या। दूसरा प्रश्न कहेगा केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या। या हो सकता है एक और प्रश्न इसमें से पूछ ले। तीसरा केवल क्रिकेट
खेलने वालों की संख्या, एक हो सकता है चौथा पूछ ले कितने छात्र कोई ना कोई एक खेल खेलते हैं, कोई ना कोई एक खेल खेलते हैं। इस तरह 4-5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एक ही प्रश्न से आपको सारी बात समझ में आएगी। अभी तक क्या होता है, 2 की बात करता है, अब यहाँ पे 3 खेल आएंगे, हो गए। अब देखिए बच्चों क्या करना है, पहला काम वही सीधी सी बात, फॉर्मेट जैसे मैंने बताया था। फुटबॉल 20% लोग खेलते हैं, क्रिकेट 40% लोग खेलते हैं, वॉलीबॉल 10% लोग खेलते हैं, और तीनों, यहाँ 3 खेल है इसलिए तीनों। अभी तक क्या होते थे, 2 ही होते थे, तो आपकी दोनों वॉलीबॉल के बच्चे 30 है, 20, 40, 30, और तीनों के 10%। तो पहला काम क्या है, देखिए फिर मैं इस सवाल को बहुत बारीकी से भाई समझा दे रहा हूँ। एक स्कूल में सर्वे हुआ तो 20% लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट 40% लोग खेलते हैं, वॉलीबॉल 30% लोग खेलते हैं। जब पूछा गया कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, तो उनमें कितना आया, 10%। अर्थात ये जो प्रतिशत आया, यहाँ पे कुछ ऐसे विद्यार्थी भी शामिल हैं जो फुटबॉल के अलावा हो सकता है क्रिकेट भी खेलते हो सकता है वॉलीबॉल भी खेलते हो सकता है दोनों खेल खेलते हो। तो पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा, पहले हम लोग को रियल वैल्यू सॉल्व करनी होगी, या कह सकते हैं शुद्ध मान सॉल्व करना पड़ेगा। तो शुद्ध मान के लिए क्या करते हैं, तीनों यानी ये दोनों वाले तीनों वाले सब में से इनके परसेंटेज को घटाएंगे। पर पहले बच्चों क्या देखना है, सवाल का रूप क्या एक ही है, हाँ ये तीनों खेलने वालों का परसेंट था, ये फुटबॉल खेलने वालों का परसेंट है, ये क्रिकेट खेलने वालों का परसेंट है, ये वॉलीबॉल खेलने वालों का परसेंट, ये तीनों वालों का प्रतिशत है। अर्थात सवाल का रूप एक है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, फॉरेन सॉल्व करते हैं, ये तीनों वाले दोनों वालों को सब में से घटा देंगे, तो सब में से घटाएंगे तो 20 में से 10 जाएगा 10, और क्रिकेट 40 में से 10 जाएगा 30, और वॉलीबॉल वाले में 20 चला जाएगा, और ये तीनों वालों को भी यहाँ लेकर चलाऊंगा तो 10% हो जाएगा। जब इन्हों जोड़ेंगे तो 10 और 30 40, 40 20 60, 60 10 70% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। कितने, 70% लोग कोई ना कोई खेल खेलते हैं, कोई ना कोई खेल खेलते हैं, चाहे फुटबॉल, चाहे क्रिकेट, चाहे वॉलीबॉल, या तो हो सकता है 2 खेल खेलने हो, या 3 हो, या खेल खेलने हो, कोई ना कोई खेल खेलते हैं 70%। तो ना खेलने वालों का परसेंटेज कितना हो जाएगा बच्चों, 30% हो जाएगा, जो कोई नहीं खेल खेलते हैं स्कूल में। 30% ऐसे छात्र हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। अब देखिए ये 30% का मान दे दिया, यदि 600 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, 30% का मान 600 दे दिया, तो 1% का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 30 दूनी 60 होता है, 20 होता है। और जब 100% की बात करेंगे, पूरी संख्या की बात करेंगे, तो 2000 आ जाएगा। 100 मतलब पूरा स्कूल, यानी पूरा स्कूल कितना है, 2000 बच्चों का है। तो कह रहा कुल छात्रों की संख्या, ठीक है, पहला आंसर आपका आ गया, कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 2000। यही आपका पूछ रहा था पहला। केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, यहाँ पहला शब्द क्या जोड़ा है, केवल। तो ये फुटबॉल खेलने वालों का जो प्रतिशत है, इसमें क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने वालों का परसेंटेज जुड़ा है। केवल की बात किया है तो ये होगा बच्चों, केवल फुटबॉल खेलने वालों का प्रतिशत कितना है, 10% है। तो 2000 का 10% कितना होगा बच्चों, 200 होगा। इतना तो आप अब सॉल्व कर सकते हैं दिमाग में। फिर क्या कहा, केवल क्रिकेट खेलने वालों का, तो क्रिकेट खेलने वालों का परसेंटेज कितना है बच्चों, 30% है केवल क्रिकेट खेलने वालों। तो 2000 का 30% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। फिर पूछ रहा कितने छात्र कोई ना कोई एक खेल खेलते हैं, तो यही होगा, कोई ना कोई एक खेल खेलते हैं। वो कितने बच्चों, 70% हैं। तो 2000 का 70% कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। 1400 ऐसे छात्र हैं जो कोई ना कोई एक खेल जरूर खेलते हैं। आशा करता हूँ ये एक बेहतरीन सवाल था। सारे टाइप को मैंने आपको समझाया, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है।
चलते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। तो अगले सवाल की बात करते हैं। थोड़ा सा ये अगला सवाल थोड़ा सा अलग है, तो बच्चों यहाँ पे भी ध्यान देना है कि वो सवाल क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये चीज मुझको समझानी थी, मैंने समझा दी है। अब आते हैं कि एक सवाल और कैसे बनता है जो थोड़ा सा अलग होता है, एक लाइन का सिर्फ अलग होता है, उसको भी देखते हैं कि वो कैसे सवाल होगा। कहेगा कि एक स्कूल में या एक कक्षा में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण हैं, तीस प्रतिशत लोग हिंदी में उत्तीर्ण हैं, पैंतालीस प्रतिशत लोग अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं। तो तीनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो एक अच्छा सवाल देखिए, पूछ क्या रहा है कि तीनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या क्या हमारे हाथ में है? गणित की बात करें तो गणित में जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो 40%। हिंदी की बात करें तो हिंदी में उत्तीर्ण का प्रतिशत 30% है। और अंग्रेजी की बात करें बच्चों तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण का प्रतिशत 45% है बच्चों। जब अगर हम तीनों को यहाँ पे देखें, वो तीनों दोनों का प्रतिशत यानी तीनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत ही नहीं दिया, वही ज्ञात कराने के लिए कह रहा। तो बच्चों देखेंगे, अच्छा आप खुद बताइए पूरी क्लास कितनी होती है? 100% होती है ना। तो ये जो सर्वे हुआ होगा वो कितने प्रतिशत के आधार पर हुआ होगा? 100% के आधार पर हुआ होगा। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है? 40 30 70 और 70 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 115% आएगा। देख लीजिए, जोड़िए 40 30 70, 70 और 40 कितना होगा? 110 और ये 5 यानी 115। अब देखिए सर्वे हो रहा है 100% का और ये कितना जा रहा है मान? 115%। तो ये जो एक्स्ट्रा कितना है वो एक्स्ट्रा है 15%। ऐसा क्यों हुआ? मैं अगर यहीं पे कह सकता हूं कि आंसर कितना होगा? 15% होगा, पर वो एक्स्ट्रा ऐसा क्यों हुआ? क्यों बच्चों? क्योंकि जब बात हुई सर्वे में गणित के लिए हाथ उठवाया गया तो 40% बच्चों ने हाथ उठाया, पर उस हाथ उठाने में वो भी बच्चे शामिल थे जो हिंदी और अंग्रेजी में या तो दोनों विषयों में पास रहे हो या तो इन दोनों में से किसी एक में रहे होंगे, उन्होंने भी हाथ उठाया होगा। तो क्या हुआ होगा कि वो छात्र एक था पर उसकी काउंटिंग 2 अड्डे पर हो गई, एक इस अड्डे पर भी हो गई और इन अड्डों पर भी उनकी काउंटिंग हो गई। जैसे मैं अपने लिए एग्जांपल, मैं हो सकता हूं गणित हिंदी और अंग्रेजी तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ। जब गणित वालों की बात हुई तब भी मैंने हाथ उठाया, जब हिंदी वालों की बात हुई तब भी मैंने हाथ उठाया, जब अंग्रेजी वालों की बात हुई तब भी मैंने हाथ उठाया। पर मैं छात्र एक ही तो हूं, छात्र एक हूं, पर मेरा स्थान कहां चला गया? 3 स्थान मेरे गए। तो यही जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो वही है कि ऐसे बच्चे 15% हैं जो तीनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। तो एक्स्ट्रा वाले कितने हैं? 15% हैं। तो ये भी सवाल कभी अगर बन जाएगा तो इसको भी आप सॉल्व करना जान जाइए कि ऐसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक वो नकारात्मक वाला जो आप कह रहे थे एक फॉर्मेट में सवाल हो, उन सवालों को कैसे करते हैं। तो आते उन सवालों की मैं बात करता हूं कि वो सवाल कैसे आपके सॉल्व होंगे। आएगा कैसे वो सवाल, वो भी देखते हैं। बहुत अच्छा सा है, बहुत अच्छे से फॉर्मेट। अगर इस आधार पे आप चलेंगे ना, वेन आरेख का चाहे जितना बड़ा सवाल आएगा बच्चों, चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। चुटकियों में आप वेन आरेख के सवाल को सॉल्व करें। कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने एक फॉर्मेट बताया, नहीं तो वेन आरेख का चित्र बनाएंगे या इंटरसेक्शन या यूनियन की बात करेंगे तो वो आपके समझ यानी बाउंस करेगा वो चीजें आप।
नॉर्मल सा था, इसलिए मैंने बहुत छोटा सा फॉर्मेट लेकर आया था, छोटी सी टॉपिक लेकर, जिसमें कुछ याद करना ही करना नहीं, सिर्फ आपको क्या करना था, सवाल सॉल्व करने का ढंग सीखना था। जैसे फिर मैं कहूंगा कि एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एक कक्षा में 60% लोग, 60% छात्र चाय नहीं पीते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, नहीं पीते हैं। क्या है? 60% छात्र चाय नहीं पीते हैं। 70% छात्र कॉफी नहीं पीते हैं। फिर क्या कहा? 10% छात्र चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं। अब देखिए, यदि 60 छात्र ना तो चाय ना तो कॉफी पीते हैं, यानी कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीते हैं, तो प्रश्न कई बन सकते हैं। जैसे तो यहां पे एक ही प्रश्न हम बनाते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या। अब देखिए, बेहतरीन सवाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा था पहले ही प्रश्न से। अब देखिए यहाँ पे नकारात्मक चीज की बात आ गई कि एक कक्षा में 60% छात्र चाय नहीं पीते, 70% छात्र कॉफी नहीं पीते, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो चाय और कॉफी 10% है। ये यहाँ नोट है, इसको मैं यहाँ नोट करता हूँ, फिर देखने में आपको आसान है। 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। देखिए सवाल पहले फिर से नोट करते हैं, सवाल का फॉर्मेट बहुत आसानी से ये सवाल को समझिएगा। चाय की बात करूंगा, चाय न पीने वाले कितने हैं? 60%। कॉफी न पीने वाले कितने हैं बच्चों? 70%। अच्छा, दोनों पीने वाले कितने हैं? 10%। ये इससे आप समझ रहे, क्रॉस का यानी ना, और सही का चिन्ह यानी राइट का चिन्ह क्या होगा? मतलब हाँ, चाय ना पीने वाले 60% है, कॉफी ना पीने वाले 70% है, दोनों वाले कितने हैं? 10%। तो ऐसे सवाल क्या एक रूप में है? क्या नहीं है। एक फॉर्मेट में है? क्या नहीं है। तो ऐसे सवालों को करते कैसे? तो यही चीज तो मैं पहले ही सवाल से आपको समझाना चाह रहा था कि सवाल जब तक नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक एक फॉर्मेट में ना हो जाए, तो पहला काम क्या करेंगे? सवाल को एक फॉर्मेट में लाएंगे। अब हो रहा होगा सर फॉर्मेट में कैसे लाएंगे? तो आप खुद बताइए। 60% लोग चाय नहीं पीते हैं, तो चाय पीते कितने % लोग होंगे? 40% लोग चाय पीते हैं। तो 60% नहीं पीते, जो शेष होंगे वो क्या होंगे? वो चाय पीते होंगे। तो 100 में से 60% चला जाएगा, तो 40% लोग चाय पीते हैं। कॉफी ना पीने वालों का परसेंट कितना है? 70%। तो पीने वालों का कितना है? 30%। अब देखें, अब दोनों वालों का कितना है? 10%। देखिए सब फॉर्मेट अब एक आ गया। ये पीने वालों का प्रतिशत, ये कॉफी पीने वालों का प्रतिशत, ये दोनों पीने वालों का प्रतिशत आ गया। अब सवाल का रूप एक हो गया, यानी अब हमें इसका कोई काम नहीं है। अब हमारा काम यहां से होगा। जब हमारा काम यहां से होगा, तो पहला काम क्या करेंगे? रियल वैल्यू सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों, रियल वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों को इन दोनों से क्या करते हैं? घटाएंगे, तो हमारा रियल मान आएगा। तो चाय वाले कितने हो जाएंगे? 30%। कॉफी वाले कितने हो जाएंगे? 20%। और दोनों वाले कितने हो जाएंगे? 10%। तो इनको ऐड करेंगे, 30 20 50 50 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 60% ऐसे लोग हैं या ऐसे छात्र हैं तो कुछ ना कुछ पीते हैं, यानी कोई ना कोई पेय पदार्थ पीते हैं, या तो चाय या तो कॉफी या तो दोनों। तो आप खुद बताइए कि ऐसे कितने छात्र हैं जो कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीते हैं? तो 60% लोग पीते हैं, तो न पीने वालों की प्रतिशत हो जाएगा
40%, और 40% का मान दे दिया है 60। अब बच्चों इसे सॉल्व करना है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2% का मान 3, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 3/2, तो 100% का मान कितना हो जाएगा बच्चों 100 गुणे 3/2, 50 ही आ जाएगा, 5 15। 150 ऐसे छात्र हैं जो इस कक्षा में थे, और यही पूछ रहा था कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है बच्चों 150 है। तो आशा करता हूं ये जब ये सवाल यानी एक रूप में नहीं होते तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, ये आराम से वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं वीडियो बनाया था। आज मुझे ये टेंशन भी थी कि मेरा फीवर था, फिर भी मुझे थी कि मैं क्लास लेनी है बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम की भी टेंशन मुझे है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ये समझ आया होगा कि वेन आरेख वाले प्रश्नों को यानी समुच्चय वाले प्रश्नों को या बोझ वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो मिलते हैं इनके प्रश्नों की जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं इस पर आधारित उन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगले वीडियो पे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।